वन रीबर्थ और तूफानी रात। मुंबई के मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा सुनामी आने वाली हो या खुद साक्षात शैतान धरती पर उतर आया हो, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए थे, भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। मुंबई के सबसे खतरनाक एक घने जंगल के अंदर कई सारे लोग थे। एक लगभग 24 साल की लड़की किसी फाइटर की तरह फाइट कर रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे जिसमें से खून बह रहा था, पर बारिश की बूंदों के कारण ज्यादा खून नजर नहीं आ रहा था। उसने ब्लैक पैंट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था जो बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक चुका था। वो थक चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी लड़ते लड़ते, पर फिर भी वो बिना रुके लड़ रही थी। लगभग सभी को मारने के बाद वो अपनी आंखों में आग लिए सामने देखने लगी। फिर गुस्से में बोली, मैंने अपनी शर्त पूरी की। आपने कहा था अगर मैं इन सबको हरा दूंगी तो आप स्माइली को छोड़ देंगी। अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। उसकी बात सुनकर उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी औरत हंसते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी अमायरा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखती हूँ जो इस स्माइली को छोड़ दूंगी? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कैसे मरोगी? कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। उस औरत ने कसके एक 6 साल की बच्ची को पकड़ा हुआ था जो रो रही थी। ये स्माइली थी, तंशवर्धन जिंदल की इकलौती भतीजी। स्माइली रोते हुए अमायरा को देखकर बोली, कूल मम्मा। स्माइली को दर्द हो रहा। स्माइली को बचाए, आहा। वो इतनी जोर से रो रही थी कि कोई भी उसके मासूम चेहरे को देखकर पिघल जाए, पर वो औरत नहीं पिघली। उसने इरिटेट होकर स्माइली को एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से में कहा, चुप, बिल्कुल चुप। कब से रोए जा रही हो? चुपचाप खड़ी रहो वरना जान से मार दूंगी। उनके थप्पड़ मारने से स्माइली जमीन पर गिर गई थी। वो अपने मुंह पर हाथ रख के सिसकने लगी। उसके हाथों की कोहनी छिल चुकी थी, आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी रोने से। अमायरा उसकी हालत देखकर सिहर गई, उसका शरीर कांप गया। वो स्माइली की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाई, स्माइली। उसने एक कदम ही बढ़ाया था, इतने में वो औरत अपने हाथ में पकड़ी गन से उसे शूट कर देती है। सीने के थोड़ा ऊपर गोली लगते ही अमायरा दर्द से कराह उठी। आह, वो जमीन पर गिर गई। पर उसने किसी तरह खुद के दर्द को सहते हुए उस औरत से रिक्वेस्ट की, छोड़ छोड़ दो स्माइली को प्लीज, आपको मारना है तो आप मुझे मार दो आंटी प्लीज। अमायरा की आंटी यानी विश जी हंसती है। फिर अचानक ही वो नफरत से बोली, अमायरा, तुम्हारे कारण मैंने मेरी बेटी को नाराज किया, उसके साथ गैरों जैसा सलूक किया। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। काश तुम बचपन में ही उस जंगल में खोकर मर गई होती तो आज रायचंद की सारी प्रॉपर्टी मेरी होती, पर नहीं, उस बुढ़े ने तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इतना कहते ही वो एक और गोली उसके पैर पर मार देती है। ये देखकर स्माइली रोने लगी, छोटी मम्मा। स्माइली किसी तरह खड़ी हुई और भागते हुए अमायरा की तरफ भागी। विश जी ठहाके मार के हंसने लगी। स्माइली को भी चोट लगी थी। वो लंगड़ा कर रोते हुए भाग रही थी। वो जैसे ही अमायरा के करीब पहुंची, एक कार तेजी से आते हुए उसे बेरहमी से ठोकर मार देती है। आह! अमायरा हवा में उछलते हुए बेजान सी काफी दूर जा गिरी। ये देखकर अमायरा सुन्न रह गई। वक्त जैसे थम सा गया, पर बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर अमायरा होश में आते हुए स्माइली की तरह भागी। स्माइली स्माइली खून से लथपथ पड़ी थी। अमायरा जल्दी से उसको गोद में लेकर उसे घबराते हुए उठाने लगी। स्माइली उठो, स्माइली अपनी आंखें खोलो बेबी। अमायरा लगातार रो रही थी। वो कोई कमजोर नहीं थी, बस हालात ऐसे है कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अमायरा रोते हुए स्माइली को उठाने की कोशिश करने लगी, तभी स्माइली जो अभी होश में थी वो धीमी मगर अटकती आवाज में बोली, मम्मा पीहू को दर्द हो रहा। मम्मा चोट लग गई, स्माइली को यहाँ दर्द हो रहा। वो अपने एक हाथ से अपने सिर और कंधे की तरफ इशारा करती है जहाँ से बेताशा खून बह रहा था। अमायरा उसे गले लगाकर रोते हुए बोली, माई लाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा है न तुम्हारे पास, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। इतना कहते ही वो अपने हाथ से उसके बहते खून को रोकते हुए विश जी से बोली, आंटी, आपको जो चाहिए मैं आपको सब दूंगी, पर अभी बेबी को हॉस्पिटल ले चलिए। उद्धरण चिन्ह। वो रोते हुए अपने हाथ जोड़ लेती है, पर विश जी उसके ऊपर ही बंदूक तान देती है। अमायरा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वापस आने के बाद वो अपने मॉम डैड को छोड़कर जिस आंटी पर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी वो इतनी बेरहम होंगी। उसने स्माइली को कसके पकड़ कर गुस्से में कहा, आप कितनी बेरहम है, आप भी मॉम डैड जैसी बेरहम है जिन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में ही मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। मुझे आप सबसे नफरत है, मुझे खुद से नफरत है कि क्यों मैंने आप जैसे धोखेबाजों पर विश्वास किया। अमायरा के अंशु स्माइली की ऐसी हालत देखकर रुक ही नहीं रहे थे। गोली लगने के कारण उसका शरीर भी कमजोर हो रहा था, उसे अब हल्का धुंधला दिखने लगा था। वही उसकी बात सुनकर एक और औरत कार से निकलते हुए ठहाका मारकर हंसने लगी। अमायरा उसकी तरफ देखती है। धुंधला दिखने के कारण उस औरत को पहचानने में उसे 5 सेकंड लगे। उस औरत को पहचानते ही वो चौंकते हुए बोली, आप? वो औरत कोई और नहीं बल्कि तंश की बड़ी मॉम किया थी, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस थी।
कियाजी चलते हुए अमायरा के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अमायरा की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो अमायरा, कैसी हालत हो गई है तुम्हारी। अगर तुम्हारा पति तंज तुम्हें ऐसे देखता तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देता, पर तुमने तो बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी जगह कोई और होता तो वो तुमसे नफरत करता, पर वो तो अभी भी सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल है। वो बदहवास सा इस जंगल के बाहर तुम्हें ही ढूंढ रहा है। हमने उसे कितना मारा, मार खाकर उसकी हालत मरने जैसी हो गई, पर वो सिर्फ तुम्हारा नाम ही पुकारे जा रहा था। लेकिन तुम उससे सारे रिश्ते नाते तोड़कर हमारे कहने पर यहाँ आ गई। खुदाई तो आए, इस स्माइली को भी ले आई, कहकर वो नफरत से स्माइली और अमायरा को देखने लगी। वही तंज का नाम सुनकर अमायरा और भी ज्यादा रोने लगी। वो रोते हुए खुद से बोली, आई एम सॉरी तंज, सब मेरे कारण हुआ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपने दुश्मनों पर भरोसा करके मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। क्यों मैंने तुम्हारा प्यार नहीं समझा, क्यों मैंने तुमसे नफरत की, क्यों मैंने तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स धोखे से साइन कराकर उसे इन सबको दे दिया। आज सिर्फ मेरे कारण तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन गया। अमायरा को बहुत पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने कभी तंज को नहीं समझा। अमायरा जब सालों बाद अपने घर आई तब उसके डैड ने किसी कारण से उसकी शादी 21 साल की उम्र में ही सबसे अमीर और ताकतवर परिवार यानी जिंदल खानदान के चौथे सबसे छोटे गुस्सैल घमंडी और चहेते बेटे तंजवर्धन से करा दी, जो अमायरा से सिर्फ 2 साल ही बड़ा था। तंज का गुस्सा भगवान शिव जितना खतरनाक और तबाही मचाने वाला था, इसलिए उसे कोई नहीं छेड़ता था, पर एक अमायरा थी जो उसे झुकाने की हिम्मत रखती थी। पर अमायरा विश जी की बातों में आकर तंज को गलत समझती है। उसे लगता था तंज ने सिर्फ अपने फायदे और उसके खूबसूरती के लिए उससे शादी की। उसकी नजरों में तंज एक प्लेबॉय था। वो तंज से इतनी नफरत करने लगी कि उसने तंज के सामने ही उसके कजन भाई के साथ रोमांस किया ताकि वो तंज को हट कर सके। पर उसकी इस हरकत से वो सबकी नजरों में गिर गई और तंज भी इस घटना के बाद 1 महीने तक घर नहीं आया था। कियाजी अमायरा के चेहरे को पकड़कर जोर से दबाते हुए बोली, अम्मू, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे मरते ही हम तुम्हारे उस आशिक पति को भी मार देंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। उद्धरण चिन्ह कहकर वो हंसने लगी। अमायरा के अंदर अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, पर वो हिम्मत करके पास में पड़ा पत्थर उठाकर उसे कियाजी के माथे पर मार देती है। अगले ही पल कियाजी अपना सिर पकड़कर चिल्लाई, आह, हाँ। उनकी चीख सुनकर एक 25 साल का लड़का जो अभी ही कार से निकला था वो भागते हुए आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ अमायरा को मारते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की। इस थप्पड़ से अमायरा का गाल सुन्न हो गया, पर वो इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। उसने अपनी पनीली आंखों से उस लड़के को देख कहा, यश तुम भी इनके साथ मिले हो। और मैं भी, कहते हुए एक लड़की आकर उस लड़के के सामने खड़ी हो गई। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे, पर अमायरा तो टूट चुकी थी अपनों के धोखे से। आज उसे समझ आया कि सबने उसका इस्तेमाल किया था बस। वो लड़की अमायरा की कजन और विश जी की बेटी आलिया थी। आलिया सैड फेस बनाकर बोली, प्यारी बहन, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा। एक तो बचपन से तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिला और तुम 5 साल की उम्र में ही खो गई थी। अब जब वापस आई हो तो तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिल रही। वैसे एक राज की बात बताऊं, उद्धरण चिन्ह कहकर वो हंसने लगी और फिर नफरत से आगे बोली, तुम्हें बचपन में तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं बल्कि मेरी मॉम ने जंगल में छोड़ा था। तुम्हारे मॉम डैड ने तो तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। उद्धरण चिन्ह अमायरा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो हमेशा से अपने मॉम डैड से नफरत करती थी कि उन्होंने उसे पैदा होने के 5 साल बाद क्यों मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया था, पर ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मम्मा, स्माइली को दर्द हो रहा। आह, तभी स्माइली की दर्द भरी आवाज सुनकर अमायरा अपने होश में आई। उसने स्माइली को उठाते हुए हकलाकर कहा, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह कहकर वो स्माइली को गोद में उठाकर जाने लगी, पर उसका शरीर उसे चलने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। सभी उस पर हंस रहे थे। विश जी यश से बोली, यश, जाओ जाकर केरोसिन लेकर आओ, क्योंकि अब उसे और जिंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं। यश हंसते हुए जाकर कार से केरोसिन लेकर आ गया। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी, बस बिजली ही कड़क रही थी। यश ने केरोसिन अमायरा और स्माइली पर डाल दिया तो कियाजी एविल स्माइल करके बोली, चलो अब हमें अच्छा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा, वरना रायचंद और जिंदल की प्रॉपर्टी के लिए हमें तुम्हारे आगे पीछे घूमना पड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह यश भी हंसते हुए बोला, तुमने मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और मुझे हर सीक्रेट बताया अम्मू, इसलिए तुम्हें जलाकर मारने का काम मैं करूंगा ताकि तुम जल्दी इस दर्द से आजाद हो जाओ। इतना कहकर वो लाइटर जलाकर उसे अमायरा और स्माइली के ऊपर फेंक देता है, पर किसी ने बीच में ही लीटर को पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि तंज था, जो हद से ज्यादा जख्मी थी। तंज के हैंडसम चेहरे पर कई सारे चोटों के निशान थे। वो पूरी तरह खून से लथपथ था। वही उस देखते ही कियाजी गुस्से में बोली, ये जिंदा यहाँ कैसे आ गया।
आलिया नफरत से बोली, आंटी चिंता मत करिए, इन दोनों के साथ उसे भी मार देते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसका आइडिया सबको पसंद आया। वही अमायरा तंज को देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो अब खुद के कारण तंज को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने तंज से रोते हुए कहा, तंज, स्माइली को लेकर जाओ प्लीज, मेरे लिए खुद की जान खतरे में मत डालो। तंज अपनी काली गहरी आंखों से अमायरा को देखते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मेरी सांसें पहले रुकेंगी और मैं पहले मारूंगा। उसकी गहरी और धीमी आवाज में उसका दर्द झलक रहा था। अमायरा कांप गई उसकी इमोशनल बातें सुनकर। वो तंज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अल्पविराम 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 डॉट पर तंज की नजरें सिर्फ अमायरा पर थी। अमायरा रोते हुए उससे माफी मांगती है, आई एम सॉरी तंज, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो हमेशा से ही मेरा भला चाहते थे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंज के होठों पर मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने हल्का हंसते हुए पूछा, क्या सच में तुम मुझसे माफी मांग रही हो? पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद तुम यश के साथ आराम से रह सकती हो, और मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैंने तुमसे साइलेंट लव किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके हर एक लफ्ज में उसका दर्द झलक रहा था। वो बहुत निराश था, पर वो अंदर से खुश था कि वो मरने वाला है। वो खुश था कि अब उसे अपनी अमायरा को यश के साथ नहीं देखना पड़ेगा। अमायरा भी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। किया जी, जो कब से ये ड्रामा देख रही थी, उन्होंने यश से कहा, यश, इन तीनों को ही मार दो। यश तंज को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तंज उसके हाथ को पकड़कर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। भले ही वह बहुत ही जख्मी था, पर उसने इस मुक्के में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। यश इस मुक्के से 2 कदम पीछे हो गया। फिर उसने गुस्से में तंज को देखते हुए कहा, तुम्हें तो आज मैं ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो गुस्से में अपनी गन निकालकर उसे अमायरा और स्माइली की तरफ पॉइंट कर देता है। ये देखकर तंज जल्दी से दोनों के सामने आकर यश को धमकी देते हुए सर्द आवाज में बोला, ऐसा सोचना भी मत, वरना वो बीच में ही अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है, क्योंकि पीछे से किसी ने उस पर गोली चला दी, जो सीधा तंज के सीने पर लगी। अमायरा स्माइली को छोड़ चिल्लाते हुए तंज की तरफ बढ़ी, पर अचानक ही तंज के सिर पर वर्षा जी हॉकी स्टिक मार देती है, जो उन्होंने कार से निकाली थी। तंज खून से लथपथ निढाल सा जमीन पर गिर गया। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा विश जी स्माइली और अमायरा की तरफ बढ़ रही थी, तो वो हिम्मत करके किसी तरह उठा और विश जी को रोकते हुए चिल्लाया, अमायरा स्माइली को लेकर जाओ, अम्मू गो। वो यश, किया और विश जी को रोक लेता है, पर अमायरा अपना सिर न में हिलाते हुए रोकर बोली, नहीं तंज, तुम स्माइली को लेकर जाओ, इनकी दुश्मनी मुझसे है, तुम बीच में मत आओ। वो रोते हुए तंज की तरफ बढ़ी, पर जिस मास्कमैन ने तंज के सीने पर गोली मारी थी, वो लगातार 5 गोली उसे और मार देता है। किया, आलिया, यश और विश जी हंसने लगी। वो मास्कमैन अपने साथ आए आदमियों को कुछ इशारा करता है, तो उसके आदमी जाकर तंज और स्माइली को दूर कर अमायरा को पकड़ लेते हैं। अमायरा गुस्से में मगर कमजोर भरी आवाज में बोली, छोड़ो, क्या कर रहे हो? तंज, स्माइली। 6 गोली लगने के बाद तंज की बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही। तभी वो मास्कमैन हंसते हुए बोला, अमायरा रायचंद, तुम क्यों वापस आए? इसका गम मरने के बाद भी तुम्हें रहेगा। खैर, अब तुम अपने प्यारे पति और मुंह बोली बेटी की मौत देखोगी। कहकर वो राक्षसों की तरफ हंसने लगा। फिर उसने तंज के सीने पर अपने बूट को रख के जख्मी जगह को मसल दिया, तो तंज के मुंह से खून निकल आया। अमायरा कांपते हुए चिल्लाई, प्लीज छोड़ दो उसे। तंज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तंज रो रो कर और चिल्लाकर उसका गला खराब हो गया था। वो मास्कमैन तंज और स्माइली के ऊपर केरोसिन डालकर माचिस को जलाकर हंसते हुए बोला, अमायरा देखो अपनी बर्बादी। कहते ही वो जलती हुई माचिस की तिली तंज और स्माइली के ऊपर फेंक देता है। अगले ही पल स्माइली की चीखने की आवाज सुनाई दी, आह मम्मा, छोटी मम्मा, हाँ। तंज की भी धीमी मगर दर्द से हंसने की आवाज आई, गुड बाय बीवी। उस आग में स्माइली की तड़पती बॉडी साफ देखी जा सकती थी। उसके झटपटाते शरीर को देख कोई भी रहम खा जाए, पर वहां मौजूद हर कोई बेरहम था। अमायरा कुछ नहीं कर पाई, सिवाय देखने के, उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद के हाथों अपना सब कुछ खत्म कर लिया था। उसे अब अपना सिर भारी लगने लगा। गुड बाय तंज के ये आखिरी शब्द उसके सीने में सुई की तरफ चुभ रहे थे। वो मास्कमैन उसे भी मारने वाला था, पर यश उसे रोककर एविल स्माइल करके बोला, नहीं, ये बिना मुझे मजे दिए कैसे मर सकती है? मेरी नजर कब से इसकी खूबसूरती पर थी, पर उसने कभी मुझे खुद को टच नहीं करने दिया। उस दिन भी केवल तंज को दिखाने के लिए उसने रोमांस का नाटक किया था,
पर आज मैं आजमाना चाहता हूँ और इसे ये भी तो बताना है कि ये तंज के बच्चे की माँ बनने वाली है, कहकर वो जोर से हंसा। अमायरा प्रेग्नेंट थी, पर उसकी खबर खुद उसे भी नहीं थी। आलिया ये सुनकर गुस्से में बोली, अंडस्को ये तुम। यश बीच में ही मुंह बनाकर बोला, अंडस्को बेबी, वैसे भी वो मरने वाली है, मैं बस ऐसा करके उसे और दर्दनाक मौत दे रहा हूँ, और वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। विश जी हंसने हुए बोली, अंडस्को बेटा आलिया जवान लड़का है, बस खेलना ही तो चाहता है, उसे खेलने दो। अब सभी अमायरा को नफरत से देख वहां से जाने लगे, पर वो मास्क मैन बहुत खुश था। यश जाकर अमायरा के बालों को पकड़कर तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, अंडस्को आज मैं तुम्हें अंदर से तोड़ दूंगा, बहुत तरसा हूँ तुम्हारे लिए, पर आज मेरी प्यास बुझेगी और साथ ही साथ तुम्हारे तंज की आखिरी निशानी भी मारेगी। अमायरा ये राज की बात है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें खुद भी नहीं पता, कहते ही वो अमायरा को एक झटके से लिटाकर उसके टॉप को फाड़ देता है। अमायरा को गोली लगी थी, उसके जख्म से खून निकल रहे थे, वो सदमे भी और उसे इंजेक्शन भी दिया गया था, इसलिए उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही। उसने बच्चे के बारे में सुनकर भी रिएक्ट नहीं किया, वो बस यश की हैवानियत महसूस कर पा रही थी। कुछ देर बाद याद अपनी हैवानियत दिखाकर अपने कपड़े पहनकर अमायरा को गार्ड्स के हवाले कर देता है। गार्ड्स उसके साथ भी वही सब कर चले गए। अब काली अंधेरी रात में अमायरा का बेजान शरीर पड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो गई। अमायरा का खून बारिश की बूंदों के साथ बहकर जमीन पर फैल गया। उसके बॉडी से बहता खून साफ बता रहा था उसने अपना बच्चा खो दिया था, अपनी तंज की निशानी को खो दिया था। बिजली कड़की और उसके साथ ही अमायरा की आंखों में हरकत हुई, उसे खुद से ही घिन आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, तभी उसका दिल चीखने लगा, तंज स्माइली, तुमने मेरे कारण अपनी जान गंवा दी, इसलिए भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। पर काश मैं अपनी गलती को सुधार पाती, काश मुझे एक मौका मिल जाए अपनी गलती सुधारने का, काश मुझे पता होता मेरे तंज की निशानी मेरे पेट में है। अमायरा की बॉडी अब मूवमेंट नहीं कर रही थी, तभी एकदम से बिजली की तेज रोशनी अमायरा के ऊपर गिरी और अमायरा की सांसें बंद हो। तैयार करो इसे शादी के लिए, क्योंकि आज ये मेरी यानी ब्लैक ईगल की दुल्हन बनेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। एक आदमी ने अपनी दमदार आवाज में बेड पर लेटी एक लड़की को देखते हुए कहा। उस आदमी की हाइट 6 फीट थी, गोरा रंग, लेकिन चेहरे पर लगे मास्क के कारण उसका चेहरा सही से नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसका ऑरा बहुत ही डेंजरस था। वो आदमी कुछ देर तक उस बेहोश पड़ी लड़की को देखने के बाद रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही रूम में खड़ी एक औरत, जो डर से कांप रही थी, वो बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को देखकर दया भरी आवाज में बोली, अंडस्को बेचारी लड़की, इसे तो पता भी नहीं है कि इसकी शादी होने वाली है। काश कोई इस लड़की को बचा पाता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वह औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, वह शादी का जोड़ा उठाकर बेड पर लेटी लड़की को देखने लगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अमायरा थी, कहानी की हीरोइन, उम्र 21 साल, जिसे एयरपोर्ट से ब्लैक ईगल के लोगों ने किडनैप कर लिया था। वह औरत बेहोशी की हालत में ही अमायरा को शादी के लिए तैयार करने लगी। वही ब्लैक ईगल रूम से निकलने के बाद उस लकड़ी के बने घर से भी बाहर निकल आता है। उसने अपनी सर्द और सख्त नजरों को चारों तरफ घुमाया। उसके बाद अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगा। वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बेदर्द लग रहा था। वह सभी इस जंगल के अंदर थे, जहां पर एक बड़ा सा लकड़ी का घर बना था। उस लकड़ी के घर की रखवाली के लिए कई सारे ब्लैक ईगल गैंग के लोग खड़े थे। उन सभी के चेहरे पर मास्क था और लेफ्ट साइड एक ईगल का टैटू बना हुआ था। ब्लैक ईगल का मास्क बहुत ज्यादा स्टाइलिश था। उसके बस होठ ही नजर आ रहे थे। वह सिगरेट को अपने होठों के बीच फंसाते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहता है, अंडस्को अमायरा डार्लिंग, कई सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था कि मुझसे शादी कर लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब शादी के बाद हर रात तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहकर वह ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर हंसने के बाद वह सिगरेट को अपने होठों से निकालकर धुआं को हवा में छोड़ते हुए आगे हंसते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें कौन बचाएगा मुझे अमायरा। तुम्हारा वह 23 साल का पति, जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, और ना ही उसके दूध के डांट टूटे होंगे अभी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ब्लैक ईगल बहुत ही खुश था, क्योंकि आज वह अमायरा से शादी करने वाला था। ब्लैक ईगल अपना सिर उठाकर मौसम को देखता है, जो अचानक ही खराब हो गया था। ये सुबह का वक्त था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था शाम होने वाली हो। बिजली कड़कने लगी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ब्लैक ईगल नजर उठाकर फिर मंडप की तरफ देखता है।
जहां पर एक पंडित जी बैठे थे और उसके लोग उन पर गन तान कर खड़े थे। उसने गुस्से भरी आवाज में पंडित से कहा, अंडरस्को पंडित, तैयारी करो, यह शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाश भी इस जंगल से बाहर नहीं जाएगी। ब्लैक ईगल ने जैसे ही यह कहा, अचानक इतनी तेज बिजली कड़की कि ब्लैक ईगल खुद को आसमान की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। आसमान का नजारा बहुत ही डरावना हो गया था, जैसे खुद साक्षात यमराज ने यहाँ पर कदम रखा हो। दूसरी तरफ इसी जंगल के बाहर कई सारे काले कपड़े पहने लोग खड़े थे। फिर वह सभी अपनी राइफल्स को लेकर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। उन सभी काले कपड़े पहने लोगों में से एक की नजरें इतनी तेज थी कि चील को भी मात दे दे। उसकी आंखों में भी ठीक मौसम की तरह ही तूफान नजर आ रहा था। वह सभी तेजी से जंगल के अंदर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था उनके ऊपर ठंडी हवा और बादल गरजने का कोई असर ही ना पड़ रहा हो। जंगल के अंदर वह औरत अमायरा को शादी के जोड़े में अच्छे से तैयार कर देती है। फिर अमायरा के चेहरे को देखने लगती है, जिस पर अभी भी थोड़ा थोड़ा रैशेस थे, क्योंकि उसे अनजान आदमियों ने टच किया था और अमायरा को उस टच से एलर्जी थी। कुछ देर बाद ब्लैक ईगल रूम के अंदर आया और वह अमायरा को निहारने लगा। उसकी खूबसूरती देखकर ब्लैक ईगल हंसते हुए बोला, अंडरस्को, आज से ही ये खूबसूरती सिर्फ मेरी होगी। इतना कहते ही वह अपनी नशीली निगाहों से अमायरा को देखते हुए उसे गोद में उठा लेता है। उस लाल जोड़े में अमायरा बला की खूबसूरत लग रही थी, पर अफसोस वह बेहोश थी। ब्लैक ईगल उसे गोद में उठाकर बाहर आ गया और फिर मंडप के पास खड़ा हो गया। पंडित जी ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, अग्निकुंड भी चला दिया था, पर हवा के कारण वह ठीक से जल नहीं पा रही थी। ये देखकर ब्लैक ईगल गुस्से में पंडित जी से बोला, अंडरस्को पंडित, यह सब काम झाम मत कर, सीधा शॉर्टकट में शादी करवा, नहीं तो। इतना कहते ही वो अपने लोगों को इशारा CH2 तंशवर्धन जिंदल की वाइफी है वो। उद्धरण चिन्ह। 3 फेरे पूरे हो चुके थे। ब्लैक ईगल जैसे ही चौथ फेरा लेने को हुआ, तभी एक गोली चली, जो ब्लैक ईगल के कंधे पर लगी। दर्द के कारण ब्लैक ईगल की पकड़ अमायरा पर ढीली हो गई। राइफल में साइलेंसर लगा था, इसलिए चलने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी। ब्लैक ईगल तो खुद हैरान था। जब उसे दर्द का एहसास हुआ तभी उसे समझ आया कि उसे गोली लगी है। गोली लगते ही ब्लैक ईगल के कंधे से पानी की तरह खून बहने लगा था। ये देखकर ब्लैक ईगल गुस्से में अपने लोगों को देखते हुए चिल्लाया, अंडरस्कोप, कोई तो यहाँ आसपास है, ढूंढो उसे और मेरे सामने लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ब्लैक ईगल के चिल्लाते ही उसके लोग अलर्ट हो गए और आसपास उस इंसान को ढूंढने लगे जिसने गोली चलाई थी। वही जिस आदमी ने ब्लैक ईगल पर गोली चलाई थी। वो ब्लैक ईगल को इतना बेचैन देखकर तिरछा मुस्कुराने लगा। उसकी शिकारी नजरों ब्लैक ईगल के ऊपर टिकी हुई थी। फिर उसने एक और गोली चलाई। ये गोली इस बार ब्लैक ईगल के पैर पर लगी, तो उसका बैलेंस बिगड़ा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। लेकिन इस बीच उसने अमायरा को गोद में ही उठा रखा था। फिर वह अपने दर्द को सहते हुए अपने लोगों से गुस्से में बोला, अंडरस्को, उन सबको यहाँ आने से रोको। इतना कहते ही वह जल्दी जल्दी फेर लेने के लिए खड़ा हो गया। ब्लैक ईगल सही से अमायरा को थामते हुए आसपास देखते हुए हंसने लगा और फिर खुद से बोला, अंडरस्को, आज ये शादी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अमायरा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए वो चौथा फेरा पूरा करता कि उससे पहले ही कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर पलक झपकते ही उस इंसान ने ब्लैक ईगल के पैर पर जोर से किक मेरी और अमायरा को अपनी बाहों में थाम लिया। ये आदमी 6 फीट का था, इसलिए 5 फीट ही अमायरा को अपनी बाहों में संभालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कि कितनी स्ट्रांग थी कि ब्लैक ईगल मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका घुटना टूट गया हो। ब्लैक ईगल गुस्से में खड़े होने की कोशिश करता है, तो वो फिर से लखा कर गिर जाता है। ये देखकर जिस आदमी ने अमायरा को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, वो इस बार गुस्से में ब्लैक ईगल के मुंह पर अपने बूट से मरता है। उसके बाद ब्लैक ईगल के सीने पर अपने बूट को रखकर मसलते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तंशवर्धन जिंदल की वाइफी मिसेज अमायरा तंशवर्धन जिंदल को हाथ लगाने की। तंशवर्धन जिंदल अपनी चीजों पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं करता, और तुमने तो मेरी ही वाइफी को किडनैप कर लिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और डरावनापन था कि ब्लैक ईगल अंदर तक कांप गया। तभी फायरिंग होने लगी, क्योंकि तंश की फोर्स ने ब्लैक ईगल के लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर दिया था। वही तंश गुस्से में बिल्कुल महाकाल का दूसरा रूप लग रहा था। तंश एक हाथ से अमायरा को थामकर एक और किक ब्लैक ईगल के मुंह पर मरता है। तंश के सीने में आग लगी थी, जो अभी भी शांत नहीं हुई। उसने पूरा शिमला अमायरा को ढूंढा, पर अमायरा उसे मिली भी तो कहा, मुंबई में।
वही ब्लैक ईगल के मुंह से बुरी तरह खून बहने लगा। अब तक तंश के लोगों ने भी ब्लैक ईगल के लोगों को मार दिया था, इसलिए केवल ब्लैक ईगल ही जिंदा बचा था, जिसे तंश इस वक्त अपनी कोल्ड, डरावनी और गहरी नजरों से देख रहा था। वही ब्लैक ईगल खून की उल्टी करते हुए उठकर बैठ गया। पर अचानक ही तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। कुछ सेकंड में ही वह सभी पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे। इस बारिश की बूंद के कारण धीरे धीरे अमायरा को भी होश आ रहा था। उसे केवल इतना महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है। अमायरा की पलकें फड़फड़ाने लगी। अमायरा धीरे से तंश के कंधों को पकड़कर अपनी आंखें खोलती है तो उसे सबसे पहले ब्लैक कलर की वर्दी नजर आई। इस वर्दी को देखते ही अमायरा का दिल डर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने एक सीन आने लगा कि कैसे उसे, तंश और स्माइली को जान से मारा जा रहा था। यही नहीं, उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आने लगी, जब वह 6 साल की थी। ऐसे ही जंगल में भाग रही थी और उसके पीछे 4 से 5 आदमी काले कलर की वर्दी पहनकर उसे मारने के लिए आ रहे थे। उन लोगों ने छोटी सी अमायरा को पकड़ लिया था और बहुत टॉर्चर किया था। ये याद आते ही अमायरा एकदम से तंश को खुद से दूर करके पीछे हो गई। पर अमायरा को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हो गई। वो सोचने लगी कहीं ये सपना तो नहीं है। वो सबको शौक होकर देख रही थी। उसे याद था इस वक्त वो 20 और तंश 23 साल का था। अमायरा को ये भी याद था कि ये सब कुछ उसके साथ पहले भी हो चुका था, लेकिन अमायरा समझ नहीं पा रही थी कि वही सब दोबारा क्यों हो रहा है। तभी उसके मन में ख्याल आया, अंडरस्कोप, ये जैसे फिल्मों में होता है वैसे मेरा भी रिबर्थ हुआ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गॉड ने मुझे सब सही करने का एक मौका दिया है? मुझे ये सब पता करना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पर शायद अमायरा पिछले जन्म के जबरदस्ती के बाद अमायरा को लोगों की करीबी से डर लगने लगा था, क्योंकि तंश ने जैसे ही अमायरा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया कि अमायरा डर और गुस्से में घबराते हुए बोली, अंडरस्कोप, दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी। इतना कहते ही वो पीछे जाने लगी तो तंश जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद से सटा लेता है। उसके हर एक एक्शन में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। उसकी पकड़ अमायरा के हाथ पर इतनी तेज थी कि अमायरा की हथेली पर लाल निशान पड़ गए। तंश बेहद डरावनी आवाज में बोला, अंडरस्कोप, स्टैंड क्वाइटली, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन मी। चुपचाप खड़ी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोष्टक। उसकी धमकी सुनकर अमायरा होश में आई। तभी उसका ध्यान तंश के फेस पर गया तो अमायरा खुश हो गई। पर जैसे ही उसे याद आया कि तंश उससे यानी माफिया से नफरत है, तो उसकी खुशी डर में बदल गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अमायरा को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। वही तंश ने ब्लैक ईगल के ऊपर गन तानते हुए गुस्से में पूछा, अंडरस्कोप, व्हाई डिड यू किडनैप हर, आंसर मी। तंश सिर्फ वार्निंग नहीं देता था, बल्कि करके दिखाता था। तभी तो लोग उसे यमराज कहते थे। तंश ने अपने लोगों को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में ऑर्डर दिया, अंडरस्कोप, बर्न दिस हाउस। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके ये कहते ही सभी कमांडोज ने ब्लैक ईगल के लोगों को घर के अंदर फेंक दिया। उसके बाद घर में बॉम्ब फिट कर दिया। ये देखकर तंश तिरछा मुस्कुराते हुए ब्लैक ईगल को देखने लगा। पर ब्लैक ईगल अचानक ही हंसने लगा। वो पागलों की तरह जमीन पर बैठ के हंसने लगा तो तंश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। वही अमायरा घबराते हुए मन में बोली, अंडरस्कोप, कहीं ये मिस्टर लाइफ लाइन को बता न दे कि मैं ही वो माफिया हूँ जिससे ये नफरत करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिस्टर लाइफ लाइन को इस जन्म में नहीं खो सकती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने घबराहट में कसके अपने लहंगे को पकड़ लिया। तभी उसका ध्यान खुद पर गया तो वो खुद को लाल शादी के जोड़े में देखकर शौक हो गई। वही तंश ब्लैक ईगल के पेट पर गोली मारता है और उसके घाव पर पैर रखते हुए उसे देखने लगा। मगर ब्लैक ईगल अभी भी हंस रहा था। उसने कुछ देर हंसने के बाद चिल्लाते हुए जोर से कहा, अंडरस्कोप, तुम्हें क्या लगता है तुमने ब्लैक ईगल को पकड़ लिया? कभी नहीं, क्योंकि मैं बस ब्लैक ईगल का हम शक्ल हूँ। मेरे जैसे हजारों हम शक्ल होंगे, पर तुम ब्लैक ईगल को पहचान नहीं पाओगे और न ही अमायरा को ले जाने से रोक पाओगे, क्योंकि वो अमायरा को पाके रहेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही तंश उसके सीने पर 4 गोलियां लगातार मारते हुए गुस्से में डेंजरस मगर सनक भरी आवाज में बोला, अंडरस्कोप, वो सिर्फ तंशवर्धन जिंदल की है। अगर कोई भी उसे छुएगा तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
उसकी आंखों में अमायरा के लिए इतना पागलपन देखकर नकली ब्लैक ईगल डेविल स्माइल करके कमजोर आवाज में बोला, अंडरस्को, वैसे तुम्हें माफिया से नफरत है न? क्या हो अगर तुम्हारा अपना ही कोई माफिया निकले? उसके सवाल से तंश खतरनाक नजरों से उसे घूरते हुए खतरनाक तरीके से बोला, अंडरस्को, आई डोंट केयर वो कौन है, पर वो जो कोई भी है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी आवाज में इतनी नफरत महसूस करके नकली ब्लैक ईगल अमायरा को देखकर हंसने लगा। वही अमायरा सुन्न हो गई थी। उसके कदम अपने आप ही पीछे जाने लगे, क्योंकि वो तंश के दिल में अपने लिए इतनी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अमायरा ने देखा कोई उसे नहीं देख रहा, तो वो जल्दी से भाग गई। वही तंश नकली ब्लैक ईगल के शरीर पर बॉम्ब लगाकर उसे पेड़ से उल्टा लटकाने के बाद जैसे ही मुड़कर देखता है, तो अमायरा को न देखकर उसका ऑरा डेंजरस हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्को, वाइफी कम हियर, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो अपनी लाल आंखों से चारों तरफ देखने लगा। वही इस घने जंगल में तेज तूफान आया हुआ था। अमायरा बारिश में भीगते हुए अपना लहंगा संभाल कर भाग रही थी। अमायरा मन में बस यही सोच रही थी कि क्यों उसे दूसरा जन्म दिया भगवान ने, अगर दिया भी तो क्यों उसे पता चलने दिया कि तंश उससे नफरत करता है। अमायरा अपने दिल में हो रहे दर्द को संभाल नहीं पा रही थी। उसे ये भी लग रहा था कि नकली ब्लैक ईगल ने तंश को सब बता दिया होगा और अब तंश उससे नफरत करेगा। दर्द से अमायरा की आंखें तक लाल थी। वो भागते भागते फिसलकर जमीन पर मुंह के बल गिर गई। आह! जैसे ही एक पत्थर उसके पैर पर लगा, उसकी आह निकल गई। तभी उसे एक जोड़ी बूट दिखे, तो वो अपनी लाल आंखों को उठाकर देखती है। अपने सामने तंश को देखते ही उसका रोम रोम तक कांप गया। तंश घुटनों के बल बैठ गया। फिर अमायरा के जबड़े को कसके पकड़ते हुए गहरी मगर डेंजरस आवाज में बोला, अंडरस्को, वाइफी, हु विल सेव यू फ्रॉम मी, अब मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगी। उद्धरण चिन्ह। कहते ही वो अमायरा को गुस्से में बेदर्दी से किस करने लगा। अमायरा को तंश के छूने से कुछ नहीं होता था, इसलिए उसे रेशेज नहीं हुए। तंश बिल्कुल हैवान की तरह पेश आ रहा था, इसलिए अमायरा खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही थी। पिछले जन्म में अमायरा उसकी हैवानियत देख चुकी थी, इसलिए अभी वो थोड़ा डरी थी। कंटिन्यू। क्या तंश को पता चल गया है अमायरा के माफिया होने का राज? क्या करेगी अब अमायरा? जानने के लिए बने रहे। आप इंस्टा से भी जो न समझ आए सवाल कर सकते हैं। आईडी रेड 612 क्वीन। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। एलएल थैंक यू 3 पोस्ट किस। बारिश तेज हो रही थी। इस बारिश में तंश पागलों की तरह अमायरा के होठों को चूम रहा था, पर वो किस कम और अमायरा के होठों को बाइट ज्यादा कर रहा था। उसकी पकड़ अमायरा के कमर पर कसती जा रही थी, जिस कारण अमायरा को दर्द हो रहा था। तंश अमायरा को किस करने के बाद उसे गुस्से में घूरते हुए खड़ा हो गया, पर अमायरा उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। अमायरा तंश को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागने लगी। उसकी ये हरकत काफी थी तंश के गुस्से को बढ़ाने के लिए। तंश ने अमायरा के हाथ को कसके पकड़ते हुए उसे एक झटके से अपने कंधे पर उठा लिया और वहां से जाने लगा। अमायरा को उम्मीद नहीं थी कि तंश ऐसा करेगा। वो उसकी पीठ पर मारते हुए उतरने की कोशिश करने लगी, पर सब बेकार था। तंश के जाते ही सभी कमांडोज ने उस घर को बम से उड़ा दिया। फिर सभी हवा की तरह गायब हो गए, क्योंकि ये एक इनविजिबल कमांडोज थे, जो आर्मी के बेस्ट कमांडोज है। ये कब कहा जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। अल्पविराम 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 डॉट। वही शिमला के आर्मी हेड क्वार्टर ने एक आदमी जो आर्मी यूनिफॉर्म में गुस्से से बैठा था, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से से ही सबको जलाकर भस्म कर देगा। उसने अपने सामने खड़े दूसरे ऑफिसर्स पर गुस्सा करते हुए कहा, अंडरस्को, व्हाट? और ये बात अब तुम मुझे बता रहे हो? तंश ने आर्मी कमांडोज को अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया। क्या उसे अंदाजा भी है इससे वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उस आर्मी ऑफिसर के गुस्से को देखकर वो ऑफिसर, जो कि एक कैप्टन था, उसने घबराते हुए जवाब दिया, अंडरस्को सर, पर इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो कमांडोज कब कहाँ होते हैं इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं रहती। और अगर कोई सबूत मिल भी जाए कि तंश सर ने कमांडोज का इस्तेमाल किया है, तो भी वो कमांडोज कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सभी तंश सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर उस आर्मी ऑफिसर ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने एक्सप्रेशन लेस भाव से कैप्टन को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, तंश ने आर्मी के रूल्स को तोड़ा है, और भले ही मैं उसका भाई हूँ,
लेकिन मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल हूँ, इस नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं रोज तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लूं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर कैप्टन हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगा, जो तिरछा मुस्कुराते हुए कुछ सोच रहा था। अल्पविराम 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 डॉट मुंबई। तंश अमायरा को लेकर अपने प्राइवेट विला नहीं गया, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा इंसान था जिसे तंश देखना भी नहीं चाहता था। तंश अमायरा को लेकर अपने एक छोटे से अपार्टमेंट गया था। वहां पर कई लोग सिविल ड्रेस में उस अपार्टमेंट की रखवाली कर रहे थे और ये तंश के लोग ही थे। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह डॉट अमायरा खुद को छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी। वो इस वक्त बेड पर बैठी थी, पर तंश ने उसके हाथ को बेल्ट से बांधा हुआ था। अमायरा ने अभी भी शादी का जोड़ा पहना था। उसका दुपट्टा जमीन पर पड़ा था और वो सिर्फ ब्लाउज लहंगे में थी। वो तंश को देख रही थी, जो सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा वाइन पी रहा था। आधी बोतल वाइन पीने के बाद तंश अमायरा को गहरी नजरों से देखते हुए अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर फेंक देता है। फिर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को वेयर दिस। तंश इतना कहते ही ग्लास में रखी सारी वाइन एक झटके से पी गया। अमायरा घूर के शर्ट को देखती है। उसके बाद तंश को उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में तंश कभी भी सामने से उसके लिए केयर नहीं दिखाता था, पर इस बार ऐसा हो रहा था। अमायरा कंफ्यूज होकर तंश को देखते हुए मन में बोली, अंडरस्को ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है, पर ये कैसे बदल गया? अकदू खड़ूस कहीं का। और क्या मिस्टर लाइफलाइन को मेरे बारे में कुछ नहीं पता कि मैं वही माफिया हूँ जिससे ये नफरत करते हैं? या ये तूफान के आने के पहले की शांति है? या शायद नकली ब्लैक ईगल ने कुछ न बताया हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा को अच्छे से याद था कि पिछले जन्म में तंश ने कभी माफिया का जिक्र नहीं किया था, इसलिए उसे भी नहीं पता था कि तंश को माफिया से नफरत है। पर अमायरा को अब पता था कि तंश माफिया से कितनी नफरत करता है। अमायरा इसी उलझन में थी, कहीं तंश को सच न पता चल जाए कि वही माफिया है। इस डर से अभी भी अमायरा का दिल धड़क रहा था। तभी तंश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को वाइफी रिमूव योर क्लोथ्स नाउ। उसकी मैग्नेटिक और दमदार आवाज जैसे ही अमायरा को सुनाई दी, अमायरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। पर अमायरा अपने हाथ को देखने लगी जो बंधे थे। वो पिछले जन्म में ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं फंसी थी, क्योंकि पिछले जन्म में वो तंश से इतनी नफरत करती थी कि वो फ्लैट नहीं आई थी, बल्कि जिद करके अपने घर चली गई थी। तंश भी उसके बंधे हाथ को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। तंश ने जाकर अमायरा के हाथ खोल दिए, पर झुकने के कारण वो अमायरा के बहुत करीब था। दोनों की नाक आपस में लड़ रही थी, इसलिए नर्वस होकर अमायरा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। पर अचानक ही उसकी नजर तंश के सीने पर बने टैटू पर गई, जिस पर उसका नाम चमक रहा था। ये टैटू तंश ने उसके हाथों से जबरदस्ती बनवाया था। यही नहीं, अमायरा के सीने पर भी तंश ने जबरदस्ती टैटू बनाया था। अमायरा बिना सोचे समझे उस टैटू पर अपने होठ रख देती है, तो अमायरा के होठों के स्पर्श से तंश की गहरी आंखें बंद हो गई। उसके अंदर के डिजायर्स बढ़ने लगे, क्योंकि वो हमेशा से अमायरा को पाना चाहता था, लेकिन अमायरा ने कभी उसे खुद के करीब नहीं आने दिया। जब तंश को लगा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, तो वो बेरहमी से अमायरा को खुद से दूर करके बेड पर बैठ गया। उसके धक्के के कारण अमायरा संभल नहीं पाई और बेड पर गिर गई। ब्लाउज का गला काफी डीप था, जिस कारण अमायरा की बॉडी थोड़ी रिवील होने लगी। न चाहते हुए भी तंश की गहरी नजर अमायरा के गर्दन से होते हुए नीचे जाने लगी। इस बात से अनजान अमायरा गुस्से में उठी और जाने लगी, पर वो एक कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही तंश की गहरी और कोल्ड वॉइस उसे सुनाई थी, वाइफी टेक ऑफ योर क्लोथ्स एंड द टू इन फ्रंट ऑफ मी। तंश ये कहते ही तिरछा मुस्कुराते हुए अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अमायरा तो अपनी जगह पर जम गई थी, क्योंकि वो पिछले जन्म के एक्सपीरियंस के बाद तंश के करीब जरूर जाना चाहती थी, मगर इतना नहीं कि वो उसके सामने अपने कपड़े बदले। अमायरा ने याद किया कि पिछले जन्म में भी तंश ऐसे ही उसके साथ बिहेव करता था, और अगर वो उसकी बात नहीं मानती थी तो तंश उसे काफी शर्मनाक सजा देता था, एक ऐसी सजा जिसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। पिछले जन्म की घटना याद करके अमायरा अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए गुस्से में हकलाकर बोली, अंडरस्को तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तंश तिरछा मुस्कुराते हुए अमायरा की तरफ बढ़ने लगा। अमायरा की तो सांसें ही ऊपर नीचे होने लगी। एक अनजाने डर ने फिर से उसे घेर लिया। तंश की करीबी के साथ साथ उसे फिर से याद आने लगा कि कैसे यश ने पिछले जन्म में उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसे लगा तंश भी गुस्से में भी वही सब करने वाला है, इसलिए उसका शरीर कांपने लगा। कंटिन्यू। क्या तंश को पता चली है अमायरा की सच्चाई या नहीं?
क्या अमायरा अपने इस डर को काबू में कर पाएगी, या पिछले जन्म की दर्दनाक यादें उसका आज खराब कर देंगी? क्या करेगा हर्षवर्धन तंश के साथ? जाने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL थैंक यू चफोर, हार्टलेस तंश और रॉकिंग अमायरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अमायरा शौक होकर पूछती है। पर तंश ढीठ की तरह फिर से कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्कोर चेंज योर क्लोथ्स बट मेरे सामने। तंश इतना कहते ही बेड से टेक लगाकर ऐसे बैठ गया जैसे उसके सामने कोई इंटरेस्टिंग मूवी चलने वाली हो और वो उसे देखने के लिए बेकरार हो रहा हो। अमायरा तो अभी भी शौक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तंश को कैसे समझाए। वो तंश की करीबी और उसके आंखों में देखने से बच रही थी, क्योंकि उसे डर था इससे तंश को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। अमायरा ने एक गहरी सांस ली और तंश की बात ना मानकर उसकी पनिशमेंट झेलने जा फैसला किया। अमायरा ने हिम्मत करके गुस्से में तंश को बिना देखे ही नर्वस होकर कहा, अंडरस्कोर मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पनिशमेंट शब्द सुनते ही तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। वो अमायरा की नर्वसनेस को देखते हुए खड़ा हुआ और वहां से जाते हुए तिरछा मुस्कुराकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्कोर फॉलो मी। उसकी गहरी आवाज सुनकर अमायरा ने थूक गटक लिया। उसका मन यहाँ से भागने का कर रहा था, पर वो नहीं भाग सकती थी, क्योंकि तंश उसे कहीं से भी ढूंढ निकालता। अमायरा तंश के पीछे पीछे एक रूम में गई तो चौंक गई, क्योंकि ये रूम टॉर्चर रूम था। अमायरा ने देखा, उस दिन की तरह आज भी तंश अपने हाथ में छड़ी लिए सोफे पर किसी नर्क के देवता की तरह बैठा था। पर तंश हैरान भी था कि अमायरा अचानक से उसके साथ पहले की तरह बदतमीजी नहीं कर रही और न उस पर गुस्से में चिल्ला रही थी। वही अमायरा अपने होठों को चबाते हुए खुद से बोली, अंडरस्कोर अम्मू, पहले तो तुम इससे नफरत करती थी, तब इसने तुझे नहीं बख्शा था, शायद इस बार बख्श दे, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है। चलो अम्मू और अपनी मासूमियत का जादू दिखाओ। खुद से इतना कहते ही अमायरा अपने होठों पर मुस्कान सजाए तंश के पैरों को एकदम से पकड़ते हुए बोली, अंडरस्कोर ए जी मिस्टर लाइफलाइन, सुनिए, मैं आपकी प्यारी अर्धांगी हूँ। क्या आप मुझे ऐसा दंड देंगे? क्या आपका हृदय मुझे सजा देने से नहीं रोक रहा? स्वामी अपनी भोली, छोटी, प्यारी और लाचार अर्धांगी पर क्यों अत्याचार कर रहे? आपको नहीं पता, पर ये छड़ी बहुत पीड़ा देती है। मुझसे जो भी गलती हुई है, स्वामी उसके लिए क्षमा कर दे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा तंश के पैरों को छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो घबराई हुई थी। तंश ने देखा अमायरा उसके पैरों को नहीं छोड़ रही थी, तो तंश गुस्से ने चिल्लाया, अंडरस्कोर वाइफी, लीव माई फुट एंड यू कांट एस्केप द पनिशमेंट। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो अमायरा की इस हरकत पर इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। वही अमायरा पनिशमेंट के डर से उसका पैर छोड़ ही नहीं रही थी। जब तंश से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अमायरा को एक झटके से अपनी बाहों में भर लिया और अमायरा की चीख गूंज उठी। आह, अगली सुबह जिंदल हाउस। एक औरत बहुत खुश भी थी और परेशान भी। वो किचन से बाहर आते हुए देखती है कि एक सख्त पर्सनैलिटी और मिड एज का आदमी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर और उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। वहाँ एक औरत भी बैठी थी और वो भी ब्रेकफास्ट कर रही थी। लेकिन जब से उस औरत की दोस्त की बेटी ने तंश पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया था, तब से किचन के बाहर खड़ी औरत यानी मिसेज जिंदल उस औरत को और न पसंद करने लगी। मिसेज जिंदल अपने हस्बैंड यानी मिस्टर जिंदल से भी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने तंश को बेरहमी से मारा था। मिसेज जिंदल अपनी सीट पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। जो औरत ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो घूर घूर के कुछ दूरी पर बैठे लड़के को देख रही थी जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। पर जब उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने उस लड़के से क्यूरियस होकर पूछा, अंडरस्कोर जय, तंश को तो घूमना बिल्कुल नहीं पसंद और न ही भीड़ वाली जगह पसंद है। फिर वो कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए कैसे मान गया और अभी तक आया भी नहीं? जय, तुम उसके बड़े भाई हो, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनके सवाल के को सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे, तो वो औरत हड़बड़ाते हुए बात को संभाल कर बोली, अंडरस्कोर मेरा मतलब है, जब सब आ गए हैं तो उसे भी आ जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जय मुंह बना देता है। उसने किया जी को पूरी तरीके से इग्नोर किया। जय तंश से 2 साल बड़ा था। कोष्टक। पर मिसेज जिंदल तपाक से बोली, अंडरस्कोर किया, तुम तंश की आंटी हो और क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है और वो अभी जवान है, सिर्फ 23 साल का ही तो है। इस उम्र में अगर वो अपनी बीवी के साथ बाहर मस्ती कर रहा, तो इसमें क्या गुनाह है? कम से कम वो किसी गैर लड़की के साथ तो नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। मिसेज जिंदल के कहने का मतलब साफ था कि कियाजी बाहर गैर मर्दों के साथ रहती हैं, क्योंकि कियाजी बहुत ही घटिया और चालबाज औरत थी, और ये चीज कियाजी समझ गई थी। इसलिए वो गुस्से में बोली, अंडरस्को, आपको नहीं लग रहा? आप ज्यादा बोल रही हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज जिंदल भोली सी शक्ल बनाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंडरस्को किया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? खैर, मैं तो चाहती हूँ मेरा तंश मुझे जल्दी से पोता या पोती दे दे। मैं तो इसी में खुश रह लूंगी। उद्धरण चिन्ह। किया जी अब यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वो गुस्से में वहां से जाते हुए मन में बोली, अंडरस्को, पोता पोती माय फुट, उस अमायरा को मैं ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं दूंगी। इस घर की बहू तो सिर्फ पिया बनेगी। मुझे कैसे भी करके उसे जेल से निकालना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनके जाते ही मिस्टर जिंदल सख्ती से मिसेज जिंदल से बोले, अंडरस्को, तुम ये क्या कर रही थी? मिसेज जिंदल अनजान बनते हुए बोली, अंडरस्को, मैंने क्या किया? मिस्टर जिंदल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कड़क आवाज में बोले, अंडरस्को, मैं देख रहा हूँ जब से तुम अमायरा से मिली हो, उसने तुम्हें बिगाड़ दिया है। अब तुम बिल्कुल भी भोली भाली नहीं रही। मुझे तंज से कहना पड़ेगा कि वो अपनी बीवी को कंट्रोल में रखें। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा के बारे में ऐसी बातें सुनकर मिसेज जिंदल भड़कते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, खबरदार अगर मेरी अमायरा को कुछ कहा तो। वो बहुत ही सुपर डुपर है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर जिंदल देख पा रहे थे कि उनकी बीवी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जहां वो पहले उनके सामने एक शब्द कहने से डरती थी, वही अमायरा के लिए अब वो उनसे लड़ रही थी। मिस्टर जिंदल कुछ सोचकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने मिसेज जिंदल से कड़क आवाज में कहा, अंडरस्को, अगर तुम्हारी बहू इतनी सुपर डुपर है तो उससे बोलो तंज को होली में यहाँ लेकर आए और उसे होली खेलने पर मजबूर कर दे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर जय और मिसेज जिंदल के चेहरे पर टेंशन झलकने लगी, क्योंकि तंज कभी भी होली नहीं खेलेगा, चाहे जो हो जाए। वहीं मिस्टर जिंदल को भी ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वो मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रहे थे। अल्पविराम अल्पविराम डॉट कॉलेज। अमायरा ने आज एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया और न उसने तंज से बात की, क्योंकि उसने कल रात अमायरा को बेरहमी से सजा दी थी, जिस कारण उसका हिप बहुत दर्द हो रहा था और वो बैठ भी नहीं पा रही थी। अमायरा क्लासरूम से गुस्से में बाहर चली गई। वो अपने एक हाथ को हिप पर रखते हुए गुस्से ने बोली, अंडरस्को, मिस्टर तंशवर्धन जिंदल, तुमने कल रात मेरी पिटाई की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे कारण मैं बैठ भी नहीं पा रही। मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं? अम्मू, एक काम करो, कैंटीन में चलकर थोड़े हैंडसम लड़कों को देखकर अपने मूड को फ्रेश कर लो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो तंश को गुस्से में कोसते हुए कैंटीन साइड आ गई। उसके हाथ में उसका बैग था। वो तंश को कोसते हुए अपने हाथ को झटक भी रही थी। अमायरा अपना ऑर्डर देने के बाद जैसे ही एक सीट से गुजरी, जिस पर 3 लड़के बैठे थे, ये कॉलेज के तंश के बाद सबसे अमीर स्टूडेंट थे, जो एक नंबर के बदतमीज और गुस्सैल थे। तो अमायरा का बैग गलती से एक लड़के के सिर पर लग गया। अमायरा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर वो लड़का गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने एकदम से अमायरा को घूर के देखा तो उसकी नजर अमायरा के मिनी स्कर्ट से होते हुए उसके लंबे गोरे पैर पड़ी। तो वो तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, अंडरस्को, मिस मिनी स्कर्ट, रुको। इतना कहते ही उसने स्ट्रॉ उठाकर अमायरा के ऊपर फेंक दी। तो अमायरा एकदम से रुक गई। उसकी आंखें सख्त और कठोर हो गई थी, क्योंकि अमायरा को तंज के अलावा किसी से डर नहीं लगता था। अमायरा मुड़ी और बिना किसी भाव से बोली, अंडरस्को, किसने मेरे से बदतमीजी की? ये पूछते ही उसने स्ट्रॉ को देखा, जो उसके पैर के पास पड़ा था। वही वो लड़के अमायरा की ऊंची आवाज सुनकर और गुस्सा हो गए। पूरी कैंटीन में शांति फैल चुकी थी। आसपास मौजूद बच्चे डरे बैठे थे, क्योंकि वो सभी उस लड़के को बहुत अच्छे से जानते थे और ये भी जानते थे कि अमायरा तंज से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो लड़का और तंज एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। सभी आगे के नजारे को देखने के लिए डरे हुए भी थे और एक साइड भी थे। जिस लड़के ने अमायरा के ऊपर स्ट्रॉ फेंकी थी, वो अमायरा को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखता है, फिर बड़े ही घमंड के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को, ये गुलाब का फूल हमारे कॉलेज में कब आया और मेरी नजरों से कैसे बचा रहा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सब कहते वक्त भी उसकी नजर अमायरा के गोरे पैरों पर थी। उसकी नजरों को खुद पर महसूस करके अमायरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब उसे ऐसी नजरें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो वो पहले से ही तंज पर गुस्सा थी, ऊपर से इन लड़कों ने उसे और गुस्सा दिला दिया। अमायरा ने सोचा अब वो अपना गुस्सा इन पर ही उतरेगी।
अमायरा बड़े एटीट्यूड के साथ उस लड़के के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उंगली दिखाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, अंडरस्को अभी के अभी मुझसे माफी मांगो अपनी इस हरकत के लिए, वरना ऐसी हालत करूंगी ना कि शीशे में खुद की शक्ल देखकर भी खुद को पहचान नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके एटीट्यूड को देखकर वो लड़का अपनी आंखें छोटी कर लेता है, मगर जब उसने देखा अमायरा उसे उंगली दिखा रही है तो उसका ईगो हट हो गया। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए अमायरा से कहा, अंडरस्को क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसे इस तरह भड़कते देख अमायरा मुस्कुराई, फिर अपने बैग को पकड़कर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को कौन हो तुम? मुझे तो सच में नहीं पता कि कौन हो तुम, लेकिन क्या तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कौन हो, और इसलिए तुम ये बात मुझसे पूछ रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा उसका मजाक उड़ाते हुए और भी ज्यादा मुस्कुराई, तो वो लड़का दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को तुम वही बाकी स्टूडेंट क्यूरियस होकर कैंटीन के बाहर की तरह देखते हैं। क्योंकि अमायरा जब भी किसी से लड़ाई करती थी तो अक्सर तंश उसे बचाने आता था, तो अब सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे ताकि वो एक अच्छा खासा ड्रामा एंजॉय कर सके। पर जब कोई भी आता हुआ नजर नहीं आया तो एक लड़के ने कमान संभाली और तंश को बुलाने निकल गया। वही अमायरा ने देखा उन लड़कों की सीट पर एक सीट खाली थी, तो वो अदा के साथ उस पर बैठ गई और अपने बैग को टेबल पर रखते हुए मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को अब तो मैं यहीं पर बैठूंगी। मैं 3 तक गिनती हूँ, तुम सब यहाँ से निकल जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके इस तरह धमकी देने से वह तीनों लड़के ठहाका मारकर हंसने लगे। वही अमायरा ये जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि उसे याद था पिछले जन्म में इन लड़कों ने कैंटीन में उसके ऊपर सारा खाना और कोल्ड ड्रिंक फेंककर उसे घुटनों पर बैठाया था। तब सभी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। कंटिन्यू। क्या अमायरा सबक सिखाएगी उन लड़कों को? क्या तंश आएगा अमायरा को बचाने? क्या किया जी पिया को निकलेंगी जेल से और क्यों तंश को नफरत है होली से? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watip 1hsq761 uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू च5 वाइफी, यू इग्नोर्ड मी अगेन, नाउ आई विल पनिश यू। अमायरा बड़े ही एटीट्यूड के साथ उस चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन वही जानती थी उसे बैठने में कितना ज्यादा दर्द हो रहा था। मगर जब वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आती थी तो उसके लिए कोई भी दर्द मायने नहीं रखता था। अमायरा ने उन तीनों लड़कों को घूर के देखा, फिर उसने पूरी टेबल पर अपना कब्जा जमा लिया। उन तीनों में से एक लड़का जो दिखने में ज्यादा डेंजरस लग रहा था, उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। वो एक मिस्टीरियस फैमिली से बिलोंग करता था। इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कॉलेज में किसी को नहीं पता था, पर अमायरा को पता था क्योंकि उसके पास पिछले जन्म की यादें थी। वो लड़का अमायरा को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। उसने अपने हाथ से टेबल को बजाते हुए अपने आंखों से गॉगल्स निकालकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर अमायरा से कहा, अंडरस्को क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इस हरकत के कारण तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ? क्योंकि विक्की राय के साथ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। अपनी बात खत्म करते ही वो अमायरा को ऐसे देखने लगा जैसे अमायरा अभी डर जाएगी, मगर इसके उलट अमायरा अपने कंधे को उचकाते हुए बोली, अंडरस्को मुझे कोई डरा सके इतना किसी में दम नहीं, और इस पूरी दुनिया में एक इंसान के अलावा किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है जो वो अमायरा रायचंद को डरा सके। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा के बोलने का अंदाज और उसकी निडर आंखें देखकर विवेक उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। विवेक खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाया। उसने अपनी मिस्टीरियस आंखों से अमायरा की आंखों में देखा जो चमक रही थी। अमायरा में कुछ तो ऐसा था जो उसे खोने पर मजबूर कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज तक हर लड़की उसे देखकर डरती थी, मगर अमायरा नहीं डर रही थी। वहीं बैठे दूसरे लड़के ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि उसे अमायरा का यूं जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपना जूस का ग्लास उठाया और जैसे ही अमायरा के ऊपर फेंकने वाला था, उतने में ही अमायरा ने उसके हाथ को पकड़कर दूसरी दिशा में कर दिया, जिस कारण सारा जूस विवेक के ऊपर गिर गया। ये देखकर अमायरा हंसने लगी। उसको इस तरह हंसते देखकर विवेक गुस्से में खड़ा हो गया। उसने अपनी बेल्ट में खोंसी गन निकालकर उसे अमायरा के ऊपर तान दी, फिर गुस्से में बोला, अंडरस्को बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? अभी सारी हंसी निकलेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
विवेक गन लोड कर देता है। अब अमायरा भी बेहद कोल्ड हो चुकी थी। अमायरा डेविल स्माइल करके उस गन को देखते हुए विवेक का मजाक उड़ाते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर, लगता है तुम्हें बंदूक से खेलना बहुत पसंद है, पर अफसोस तुम मुझे इस खिलौने से नहीं डरा सकते। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपनी बात खत्म करते ही अमायरा विवेक की कलाई को पकड़कर मरोड़ देती है। उसने इतनी जोर से मोड़ा कि विवेक खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। आह! विवेक चेयर पर बैठकर चिल्लाने लगा। दूसरा और तीसरा लड़का दोनों गुस्से में अमायरा की तरफ बढ़े। अमायरा दोनों को डार्क नजरों से देखते हुए गुस्से में वार्निंग देती है, अंडरस्को, बेहतर होगा तुम दोनों मुझसे माफी मांगकर अपने इस कमजोर दोस्त को लेकर निकलो यहाँ से, वरना तुम तीनों की ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर मुझे भूलोगे नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी धमकी सुनकर दूसरा लड़का गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अंडरस्को, देखो तो इस लड़की को, हमें धमकी दे रही, सौरभ को धमकी दे रही है। अब मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। पहले तो मैं तुमसे माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम सभी के सामने अपने कपड़े उतारकर मेरी गोद में बैठो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी घटिया बातें सुनकर अमायरा की आंखों के सामने पिछले जन्म की कुछ यादें आ गई। तो अमायरा का मन नफरत से भर गया, क्योंकि उसे ऐसी बातों से और ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। अमायरा का पारा चढ़ चुका था। वही वहां मौजूद बच्चे शौक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। सभी डरी हुई नजरों से सौरभ को देखने लगे। एक लड़की जो अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसने मन में एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को वाह, अब मजा आएगा। अगर इन लड़कों ने अमायरा के साथ कुछ कर दिया तो तंश कभी भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पर कुछ बच्चों को अमायरा पर तरस आ रहा था, लेकिन अमायरा को किसी के तरस की जरूरत नहीं थी। अमायरा अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रखते हुए गुस्से में सौरभ से बोली, अंडरस्को, अभी और इसी वक्त अपने कपड़े उतारकर घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना भूल जाओ कि तुम जिंदा भी रह सकते हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा इतने गुस्से में थी कि उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। सौरभ जैसे ही अमायरा के कॉलर को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, अमायरा बीच में ही उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हुई और एक जोरदार किक उसके सीने पर मारा। सौरभ उड़ते हुए दूसरी टेबल के ऊपर गिरा और बुरी तरह खांसने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। अब तो विवेक और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। विवेक एक मुक्का अमायरा को मारता है, पर अमायरा उसके मुक्के को पकड़कर उसके सिर को टेबल पर रखे चाउमीन की प्लेट पर मार देती है। प्लेट के साथ साथ टेबल भी टूट चुकी थी। अमायरा यही नहीं रुकी, उसने चिली सॉस उठाया और पूरा विजय के चेहरे पर फेंक दिया। चिली सॉस के कारण जैसे ही विजय को अपनी आंखों में जलन हुई, वो जमीन पर बैठे बैठे चिल्लाने लगा। पूरे कैंटीन में डर का माहौल था। सभी अमायरा के इस रूप को देखकर शौक थे। अमायरा तीनों लड़कों को पीटने के बाद भी शांत नहीं हुई। उसने पास वाली टेबल से स्प्राइट की बोतल उठाई और उसे बड़ी बारी से विवेक, सौरभ, विजय के ऊपर डालते हुए खतरनाक तरीके से बोली, अंडरस्को, मुझसे उलझने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि मैं दिखती सिर्फ भोली हूँ, पर हूँ उसके उलट। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा की आंखों में आग बरस रहा था, क्योंकि वो एक माफिया थी जिसका ऑरा ही लोगों को डराने के लिए काफी था। विवेक को समझते देर नहीं लगी कि जरूर अमायरा एक मिस्टीरियस लड़की है, जो जैसे दिखती है वो वैसी है नहीं, पर उसने सोच लिया था वो वक्त आने पर अमायरा को जरूर सबक सिखाएगा। विवेक उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पाया। हिलने के कारण उसे अपने शरीर में दर्द हुआ तो उसकी आह निकल गई। अमायरा का गुस्सा हल्दी शांत नहीं होता था। वो अपने बैग को लेकर चली गई, क्योंकि अगर वो वहां रुकती तो उन सबको जान से मार देती। अमायरा कैंटीन से बाहर निकलते ही लंबी लंबी सांसें लेकर खुद से बोली, अंडरस्को, अमायरा अपना गुस्सा शांत करो। पर मैं कैसे करूं? मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं इसे किसी पर निकालूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसने जैसे ही ये कहा, उसकी नजर तंश पर गई जो उसी तरह आ रहा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और ये चीज तंश को पसंद नहीं आई, क्योंकि तंश ने भी उसे देख लिया था। अमायरा अपने गुस्से को शांत करने के लिए शॉपिंग करने चली गई। वो कॉलेज से कुछ ही दूरी पर बने मॉल में गई थी। अमायरा ने ढेर सारा सामान खरीदा, फिर एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। जब वो चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद कर रही थी, अचानक से कोई दरवाजा को धक्का देकर अंदर आ गया। अमायरा गुस्से में उस इंसान को मारती उससे पहले ही तंश दरवाजा अंदर से बंद करके गुस्से में उसे देखने लगा। उसने गुस्से से अमायरा की कलाई को मोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अंडरस्को, वाइफी, यू अगेन इग्नोर मी, जबकि तुम जानती हो नफरत है मुझे इग्नोर होने से।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो गुस्से में अमायरा को अपनी बाहों में भरता। उससे पहले ही अमायरा उसके घुटने पर जोर से किक करके उसे घुटनों के बल जमीन पर बैठा देती है। फिर तंश के रिएक्ट करने से पहले वो तंश को जबरदस्ती और वाइल्ड किस करने लगी। ये पहली बार था जब अमायरा ने सामने से तंश को किस किया था, इसलिए तंश का माइंड ब्लैंक हो गया। पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला। वही अमायरा अपने गुस्से को शांत करने के लिए ही तंश को किस कर रही थी, या बोले सिर्फ बाइट कर रही थी, क्योंकि तंश ने भी कल रात उसकी पिटाई की थी। अमायरा की वाइल्ड किस तंश को दर्द दे रही थी, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अमायरा उसके लिप्स को जोर से बाइट करते हुए तंश के शर्ट के 2 बटन खोल देती है। उसके बाद वो तंश के होठों को छोड़कर उसके गर्दन और चेस्ट पर बाइट करने लगी। धीरे धीरे ऐसा करके अमायरा का गुस्सा शांत होने लगा, पर वो तंश को जोर से बाइट कर रही थी कि तंश के शरीर पर काटने के निशान से खून निकलने लगा। तंश महसूस कर रहा था अमायरा के गुस्से को, इसलिए उसने उसे नहीं रोका और उसकी मनमानी करने दी। लगभग 10 मिनट बाद अमायरा का गुस्सा जब शांत हुआ तो वो तंश से दूर हुई। अब अमायरा का माइंड अच्छे से चल रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी होकर और एक लंबी सांस लेकर खुशी से बोली, अंडरस्को आह, मेरा गुस्सा तो शांत हो। आह नहीं, बचाओ। अमायरा रिलैक्स होते ही जैसे ही तंश को देखती है तो वो चौंक जाती है। तंश के होठों के कोने से खून निकल रहा था। उसके गर्दन पर बने निशान और तंश की गुस्सैल आंखों को देखकर अमायरा की जान हलक में आ गई। अमायरा डरते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर लाइफलाइन, सॉरी गलती से हो गया। जी सुनिए, मेरे साथ कुछ मत करिएगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश की शिकारी नजरों से और गुस्से से बचने के लिए अमायरा डोर खोलकर भागने लगी। वो सच में बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि पता नहीं तंश उसके साथ क्या कर देगा, क्योंकि अमायरा को अच्छे से याद था पिछले जन्म में तंश हमेशा उसके साथ जबरदस्ती करता था और बहुत ही वाइल्ड तरीके से उसके साथ पेश आता था। इसी मॉल में मिस्टर रायचंद यानी अमायरा के डैडी और मिसेज जिंदल भी थी। अमायरा चेंजिंग रूम से जैसे ही निकली उसे सामने ही मिसेज जिंदल दिखी। अमायरा ने आव देखा ना ताव। वो डरते हुए झट से मिसेज जिंदल के गले लग गई। अमायरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर कई लोग चेंजिंग रूम की तरफ आ गए थे। वही तंश किसी तरह खुद के गुस्से को शांत करके बाहर निकला। उसने शर्ट के बटन तो बंद कर लिए, पर उसके होठों पर लिपस्टिक और ब्लड अभी भी लगा था। वो शैतान से कम नहीं लग रहा था। सभी अजीब नजरों से तंश को देखने लगे। मिसेज जिंदल गुस्से में चिल्लाई, अंडरस्को नालायक, मेरी अम्मू के साथ चेंजिंग रूम में क्या किया तुमने? कंटिन्यू। क्या तंश निकल पाएगा इस मुसीबत से जो अमायरा के कारण आई है? क्या अमायरा सभी को सच समझा पाएगी? विवेक कैसे बदला लेगा अमायरा से? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू चसिक्स वाइफी, यू मेक मी क्रेजी। अमायरा मिसेज जिंदल के पीछे खड़ी होकर तंश को देखने लगी। अमायरा की आंखों में नर्वसनेस थी। उसने कसके मिसेज जिंदल को पकड़ लिया। तंश को देखकर कोई भी गलत समझ सकता था, क्योंकि उसके होठों पर लिपस्टिक लगी थी, पर तंश किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। तंश जाकर मिसेज जिंदल के सामने खड़ा हो गया, पर उसकी गहरी नजर सिर्फ अमायरा पर थी। तंश अमायरा को गुस्से में देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को वाइफी, कम हियर अदरवाइज। वो जानबूझकर अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि आगे की बात अमायरा समझ चुकी थी। अमायरा नकली आंसू बहाते हुए मन में बोली, अंडरस्को ओ गॉड, प्लीज इस मॉन्स्टर से बचा लीजिए। आखिर आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? गॉड कुछ भी करिए, पर मुझे फिर से पनिशमेंट नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अमायरा यही सब सोच रही थी, तभी मिसेज जिंदल तंश को गुस्से में घूरते हुए बोली, अंडरस्को नालायक, मेरी बहू को मेरे ही सामने धमका रहे हो, और ये तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक कैसे लगी? क्या तुम अमायरा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा ये सुनकर शर्मा गई, क्योंकि जबरदस्ती किस उसने की थी? तंश ने नहीं। तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर मिसेज जिंदल से बोला, अंडरस्को मॉम, आपकी बहू ने मेरा एडवांटेज लिया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज जिंदल शौक थी, तो वही अमायरा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो आंखों ही आंखों में तंश को चुप रहने को बोल रही थी, पर तंश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और मिसेज जिंदल से रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को मॉम, आपकी बहू बहुत मेहनत कर रही है आपको पोता देने के लिए, क्योंकि जब से शादी हुई है वो हर वक्त मुझे फोर्स करती है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश वैसे तो जल्दी कभी किसी से बात नहीं करता था, पर आज उसने जरूरत से ज्यादा बात की। इस बात से अमायरा हैरान थी, पर वो शर्मिंदा भी थी।
उसकी बातों से। मिसेज जिंदल हैरानी से अमायरा को देखते हुए उसे डांटते हुए बोली, अंडरस्को अम्मू, बेटा मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि मुझे पोता पोती चाहिए, पर तुम इसके लिए बहुत छोटी हो। आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि तुम खुद बच्ची हो, तो तुम बच्चे को कैसे संभालोगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा बेचारी का पूरा चेहरा टमाटर की तरफ लाल हो चुका था। उसे तंज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने झूठ कहा था। अमायरा सोच रही थी, उसे इतनी शर्म पहले कभी नहीं आई थी। मिसेज जिंदल को अचानक कुछ याद आया, तो वो चौंक कर बोली, अंडरस्को मैं तो भूल ही गई। आज मुझे गेस्ट की लिस्ट बनानी है कि किसे होली में इनवाइट करना है। अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों होली की पार्टी में जल्दी आना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो तंश और अमायरा को देखते हुए जल्दी से भाग गई। तंश तो होली के नाम से ही गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है। अमायरा भी तंश को देखने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था, पिछले जन्म में तंश होली की पार्टी में नहीं आया था। यही नहीं, उस दिन काफी कुछ हुआ था, जिस कारण तंश हॉस्पिटल में था और अमायरा उसे देखने तक नहीं गई थी। पर तंश की सुनी नजरों को बस अमायरा का ही इंतजार था, लेकिन उसका इंतजार सिर्फ इंतजार ही रह गया था। अमायरा को याद आया कि उसे तंश से मिलने के लिए सभी ने कहा, पर अमायरा नहीं गई। ऊपर से उसने मिस्टर रायचंद से बहुत लड़ाई की थी। जैसे जैसे अमायरा पिछली जन्म की बातें याद कर रही थी, उसके अंदर दर्द भरता जा रहा था। वो तंश का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए शॉपिंग करने लगी। वो पूरे टाइम तंश को इग्नोर कर रही थी। तंश उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। अमायरा ने जिन भी चीजों को हाथ लगाया था, तंश ने अपने सीक्रेट गार्ड से कहकर सब पैक करवा दिया, पर इस बारे में अमायरा को नहीं पता था। अमायरा कुछ और ड्रास ट्राई करके मॉल से बाहर आ गई, पर अचानक ही उसकी नजर सामने से आ रहे इंसान पर पड़ी, तो वो चौंक गई। अमायरा का चेहरा सीरियस हो गया। वो अपनी स्कर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए पीछे मुड़कर तंश को देखती है, जो बिल पे कर रहा था। अमायरा राहत की सांस लेकर सामने देखती है, तो सामने से आ रहा इंसान उसके पास खड़े होकर डेविल स्माइल करके उसे देखने लगा। अमायरा उसे खुद के इतने करीब देखकर पीछे होते हुए गुस्से ने बोली, अंडरस्को तुम यहाँ कैसे। वो आदमी अजीब तरह से मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को पिंक पैंथर, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुमने किससे शादी की। वैसे तुमने उस लड़के से शादी क्यों की, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा अपनी आईब्रो ऊपर करके सर्द आवाज में बोली, अंडरस्को तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा तुम मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो आदमी ठहाके मारकर हंसने लगा, फिर तिरछा मुस्कुराते हुए उसके करीब गया और अमायरा के कान में धीरे से बोला, अंडरस्को सोचो अगर मैं उसे बता दूं कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, तो क्या वो तब भी तुम्हें अपनी बीवी मानेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा की आंखें छोटी हो गई। बेशक वो कभी भी सच्चाई तंश के सामने नहीं आने देगी, लेकिन वो आदमी अमायरा के ज्यादा करीब था, इसलिए अमायरा को एलर्जी होने लगी। उसका फेस रेड होने लगा। अमायरा लड़खड़ाते हुए पीछे होने लगी। ये देखकर वो आदमी जल्दी से उसे पकड़ता है, पर अचानक ही एक जोरदार मुक्का उसे पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। तंश बेहद गुस्से में खड़ा था। उसके माथे की नसें गुस्से में दिख रही थी। वो महाकाल से कम नहीं लग रहा था। उसने उस आदमी को जमीन से उठाया और उसे गुस्से में पंच पर पंच मारने लगा। वो आदमी भी तंश को मारने की कोशिश करता है, पर तंश कई सालों तक आर्मी में था। उसकी टेक्निक कमाल की थी, इसलिए वो आदमी उससे जीत नहीं पाया। तंश गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, अंडरस्को हाउ डिड यू इवन गो क्लोज टू हिम, नाउ दैट यू हैव गॉन क्लोज टू हिम यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। तुम उसके करीब भी कैसे गए, अब जब तुम उसके करीब गए हो तो इसकी सजा मिलेगी। इतना कहते ही तंश डेविल स्माइल करने लगा। वो सभी सड़क के ठीक किनारे खड़े थे। कोई कुछ समझता उससे पहले ही तंश उस आदमी को सड़क पर धक्का दे देता है। वो आदमी भी डर चुका था, उसे तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और एक ट्रक उसे टक्कर मारते हुए निकल गई। ये सीन बहुत भयानक था। सभी तंश की ओवर पॉजिटिवनेस को देखकर शौक थे। तंश उस आदमी के खून से सने हुए शरीर को देखते हुए मुड़कर अमायरा को देखता है, जिसे चक्कर आ रहे थे। तंश जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर साइको की टोन में बोला, अंडरस्को वाइफी यू मेक मी क्रेजी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वही कुछ दूरी पर खड़े मिस्टर रायचंद ये सब देखकर अंदर तक कांप गए। उन्होंने मॉल के अंदर जो हुआ था वो सब भी देखा था। मिस्टर रायचंद अमायरा के डैड घबराते हुए खुद से बोले, अंडरस्को नहीं नहीं, मैं मेरी बच्ची को एक पागल के साथ नहीं रहने दे सकता। इसने पलक झपकते ही उस आदमी को मार दिया। क्या पता मेरी अमायरा को भी मार दे। मुझे कैसे भी करके अमायरा से ही बात करनी होगी।
कि ये शादी एक गलती है और वो इस पागल लड़के को छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर रायचंद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से तंज को कुछ बोले, क्योंकि मिस्टर जिंदल तंज के डैड ने तंज के पागलपन के बारे में जो कुछ भी उन्हें बताया था, उसके बाद उन्हें तंज से बहुत डर लगता था। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। शिमला में हर्षवर्धन ने आर्मी से छुट्टी ले ली होली के लिए और मुंबई जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष अपनी पैकिंग करते हुए बहुत सीरियस लग रहा था। पूरी पैकिंग करने के बाद उसने सिगरेट जलाया और खिड़की के बाहर देखते हुए कश लेने लगा। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। हर्ष एक लंबा कश लेते हुए अजीब तरह से मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को तंज उर्फ टीजे, वर्ल्ड का टॉप एंड मिस्टीरियस बिजनेसमैन, तुम्हारी मिस्ट्री सॉल्व करने में आ रहा हो। तुमने बिना परमिशन आर्मी कमांडो का इस्तेमाल किया, इसकी सजा तो तुम्हें मैं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। हर्ष की मर्दाना और डेंजरस आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। उसके इरादे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। मुंबई, रायचंद विला। एक लड़की अपने रूम में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। उस लड़की के चेहरे पर अभी अभी थोड़े निशान थे, जो बर्फ से जलने के। वो बहुत गुस्से में थी। वो लड़की सामने बैठी औरत के हाथ को पकड़कर बोली, अंडरस्को मॉम, आपका प्लान कभी काम नहीं करता, क्योंकि हर बार वो अमायरा बच जाती है। प्लीज कुछ करिए, मैं उसकी खुशी नहीं देख पा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो औरत उस लड़की को शांत कराते हुए कुछ सोचने लगी, फिर एकदम से खुश होकर बोली, अंडरस्को आलिया बेटा, तुमने कहा कि अमायरा को हर बार तंज बचा लेता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तंज को होली नहीं पसंद, तो तुम आराम से उस दिन अमायरा को रास्ते से हटा सकती हो, क्योंकि तंज वहाँ पर नहीं होगा। यही नहीं, कॉलेज में भी तुम उसका जीना मुश्किल कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलिया अमायरा की कजन सिस्टर थी और वो औरत विशजी थी, अमायरा की आंटी। आलिया को कुछ समझ नहीं आया, तो वो इरिटेट होकर विश जी को देखने लगी। विश जी मुस्कुराते हुए उसे अपना प्लान बताती है। आलिया सारा प्लान सुनकर खुश होते हुए बोली, अंडरस्को थैंक यू मॉम, आपने कितना अच्छा आइडिया दिया है। अब वो अमायरा मुझसे नहीं बच सकती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलिया बहुत ही खुश लग रही थी। उसकी आंखों में अमायरा के लिए बेहिसाब नफरत साफ दिख रही थी। और ये नफरत तब से और बड़ी थी जब सभी कॉलेज ट्रिप पर गए थे। आलिया वहां पर अमायरा को मारना चाहती थी, पर खुद ही बर्फ में गिर गई और उसे कुछ दिन तक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। तंज का प्राइवेट विला। एक छोटी सी बच्ची के साथ एक लड़का बैठा था जो बहुत हैंडसम था। ये जय था, ऐसा लग रहा था दोनों किसी का इंतजार कर रहे। वो 3 साल की बच्ची बोर हो चुकी थी, इसलिए वो सोफे से उठकर तोतली जुबान से बोली, अंडरस्को डैडी नंबर 33, डैडी नंबर 44 तहा है। और कूल मम्मा भी। जय देखता है कि वो बच्ची उसे गुस्से से देख रही थी, तो वो अपना गला साफ करके कुछ कहने वाला था, अंडरस्को स्माइली, पर तभी उसे कार रुकने की आवाज सुनाई दी।